हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 20 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 20 इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनके आंसर डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप हमारे वेबसाइट पर भी कुछ जीके और मैकेनिकल के क्वेश्चंस आंसर के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज। तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी, महानदी, या फिर सोन नदी, या फिर नेत्रावती। तो देखिए यहाँ पर आया है विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज। रेंज किसको बोलते हैं? तो देखिए जब एक माउंटेन रहता है, सिर्फ कोई एक माउंटेन है, यानी कि सिर्फ कोई एक ऐसा माउंटेन है तो उसको हम नॉर्मल माउंटेन बोलते हैं। बट इसी माउंटेन की बहुत सारी श्रृंखला हो, यानी कि लाइन से माउंटेन हो, तो उसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो रेंज कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए ये आपका विंध्य रेंज है और यहाँ पे आपका सतपुड़ा रेंज है। ये वाला जो रेंज है ये सतपुड़ा है, ये विंध्य का है। और इन दोनों के बीच में से ये नर्मदा नदी गिरती है, बहती है, जो कि आपका खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है इधर साइड। तो ये आपका नर्मदा नदी का है मैप। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर वाज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आई थी? मुंबई में, देहरादून में, दार्जिलिंग में, या फिर चेन्नई में। तो इंडिया में सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो दार्जिलिंग में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन से सन में आया था? अगर आपको पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। यानी कि ये सारी नदियाँ कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? महानदी की, गोदावरी की, कावेरी की, या फिर कृष्णा की। तो देखिए ये सारी की सारी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? कावेरी नदी की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। कावेरी नदी आपका कर्नाटक से निकलती है और ये कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। और ये कावेरी नदी को लेकर के ही कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में काफ़ी विवाद रहता है। और एक चीज़ बता दूं, ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं? तो ये तो आपकी मेन नदी हो गई। कुछ नदियाँ इधर से आके इसमें मिलती हैं, ज्वाइंट होती हैं, उन्हीं नदियों को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट अफगान वार टुक प्लेस इन। पहला अफगान वार कब हुआ था? 1839 में, 1849 में, 1859 में, या फिर 1869 में। तो देखिए फर्स्ट अफगान वार जो हुआ था वो हुआ था 1839 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो फर्स्ट अफगान वार जो है वो आपका ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, उसके साथ में कौन थी? तो उसके साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी उस समय। कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो EIC भी इसके साथ में लड़ी थी। और अफगान वार काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अफगानिस्तान उस समय था, तो अफगानिस्तान जो है कैसा था? तो ये आपका अफगानिस्तान था, नीचे आपका इंडिया था और ऊपर में आपका USSR था। ठीक है, तो दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में अफगानिस्तान था, इसलिए ज्योग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये वॉर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अंग्रेज़ों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट चाइना वार वाज फाउट बिटवीन चाइना एंड इजिप्ट, चाइना एंड ग्रीक, चाइना एंड ब्रिटेन, या फिर चाइना एंड फ्रांस। तो देखिए फर्स्ट चाइना वार जो है ये भी आपका 1839 टू 1842 तक हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये चाइना और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। इसे हम ओपियम वार या फिर हिंदी में इसे बोलते हैं अफीम युद्ध। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अफीम युद्ध कौन से दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये चाइना और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडी ह्यूमन ब्रेन्स। ठीक है, एंटोमोलॉजी किसका स्टडी करता है? ह्यूमन ब्रेन्स का, इंसेक्ट का, ह्यूमन बिहेवियर का, या फिर फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स का। तो देखिए जो एंटोमोलॉजी होता है वो बेसिकली स्टडी करता है इंसेक्ट का, जिसे हम कीड़े पकौड़े बोलते हैं। ये इंसेक्ट्स होते हैं, इनकी स्टडी करता है, इनकी स्टडी को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर आया आपका ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन के स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसको हम न्यूरो एंटोनोमी बोलते हैं, न्यूरो एंटोनी। तो ए आपका न्यूरो एंटोनी होगा ह्यूमन ब्रेन के लिए। ह्यूमन बिहेवियर किसको बोलते हैं? तो आपका साइकोलॉजी को बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स जो है वो हम किसको बोलेंगे? तो वो हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी को। किसको बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि द विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़ वाज बिल्ट बाय राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या फिर बप्पा रावल। तो देखिए विजय स्तंभ जो है जिसे हम टावर ऑफ विक्ट्री बोलते हैं वो किसके द्वारा किसने बनवाया था, तो उसको बनाया था राणा कुंभा ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फायर टेम्पल इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, ताओइज्म का, शिंटोइज्म का, जुडाइज्म का या फिर ज़ोरोएस्ट्रियज्म का। तो देखिए बेसिकली जो आपका फायर टेम्पल जिसे कि हम अग्नि मंदिर बोलते हैं, ये अग्नि मंदिर जो है प्लेस ऑफ वर्शिप है वो किसके लिए, कौन से धर्म के लिए, तो वो ज़ोरोएस्ट्रियज्म के लिए है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इन्हें पारसी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर द ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड टूर्नामेंट्स द डायमेंशन ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट आर 27 मीटर इंटू 16 मीटर, 28 मीटर इंटू 15 मीटर, 26 मीटर इंटू 14 मीटर या 28 मीटर इंटू 16 मीटर। तो ओलंपिक और आपका वर्ल्ड टूर्नामेंट्स के लिए बास्केटबॉल का कोर्ट का डायमेंशन पूछ रहा है। ये इसका सेंटर लाइन होता है और ये आपका एंड पॉइंट है, ये आपका बास्केट डालने के लिए दोनों एंड में पॉइंट रहता है। तो इनका जो डायमेंशन है इस एंड से लेकर इस एंड ये रहता है आपका 28 मीटर और यहाँ से लेकर के आपको यहाँ ये रहता है आपका कितना 15 मीटर। तो 28 इंटू 15 ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 व्हेन डिड जर्मनी अटैक फ्रांस। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 के समय में जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर में कब अटैक किया था, 1939 में, 1940 में, 1941 में या फिर 1942 में। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 के समय में जर्मनी जो ने 1940 में अटैक किया था, बी करेक्ट आंसर होगा। कि फेमस स्कल्पचर डिपाइक्टिंग आर द लव ऑफ बिल्ट इन 1950 AD टू 1050 AD आर कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल, खजुराहो टेम्पल या फिर महाबलीपुरम टेम्पल। तो बेसिकली बोल रहा है कि फेमस स्कल्पचर है जो कि आपका आर्ट ऑफ लव को डिप्लाइट करता है, वो 950 से लेकर के 1050 ये ड्यूरेशन भी आता है, ये 100 ईयर्स में बन के तैयार हुआ था। और ये कौन सा टेम्पल है, तो ये आपका है खजुराहो टेम्पल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। खजुराहो टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो जिले में स्थित है। और ये आपका एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपका इसको किसने बनवाया था, तो इसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु क्रिएटेड द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ का फेमस रॉक गार्डन को किसने बनाया था, गौडी ने, सारेन ने या फिर नेकचंद ने या फिर कृष्णाराव जाजिम ने। तो देखिए जो ये आपका फेमस रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में स्थित है, इसको नेकचंद ने बनाया था। दरअसल इस गार्डन की खास बात यह है कि इस पूरे गार्डन में जितने भी आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सब का सब ओनली वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बनाया गया है, इसीलिए ये गार्डन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम, सेरेब्रम या फिर ब्रेन स्टेम। तो बेसिकली बोल रहा है कि सबसे बड़ा पार्ट जो है ह्यूमन ब्रेन में वो कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा पार्ट जिसको हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं सेरेब्रम को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सेरेब्रम कहाँ पे होता है, तो ये अगले हिस्से को सेरेब्रम बोलते हैं और जो पीछे छोटा सा हिस्सा है उसको हम सेरेब्लम बोलते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, सेरेब्रम और सेरेबेलम में। तो ऑप्शन नंबर सी सेरेब्रम जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। वो बिगेस्ट पार्ट है और ये आपका शॉर्टेस्ट पार्ट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विच इज़ द कंट्री विच हैज़ द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कौन से देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में या फिर आयरलैंड में। तो आपका ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको सम्मिलित किया गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द अल्जाइमर्स डिजीज अफेक्ट। अल्जाइमर जो है वो कौन से बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करता है, ईयर को, आई को, ब्रेन को या फिर स्टोमक को। तो आप ये वीडियो देख करके समझ जाएंगे कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है ब्रेन की। अल्जाइमर जो है वो किसको अफेक्ट करता है, तो आपका ह्यूमन ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सांबा डांस इज़ फेमस इन। सांबा डांस कहाँ पे फेमस है, ब्राज़ील में, पेरू में, अर्जेंटीना में या फिर उरुग्वे में। तो सांबा डांस जो है वो बेसिकली आपका ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ब्राज़ील कहाँ पर है, तो ये आपका साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राउफ इज़ अ फोक डांस, इट हैज़ ओरिजिनल इन कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर असम।
तो राउफ जो है एक बेसिकली एक फोक डांस है जो मेनली कहाँ पर मनाया जाता है, तो इस डांस को बेसिकली आपका कश्मीर में सेलिब्रेट करते हैं। तो ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डूरंट कप इज़ एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर गोल्फ। तो देखिए डूरंट कप जो है वो कौन से गेम से संबंधित है, तो ये आप वीडियो देख के समझ गए होंगे। डूरंट कप जो है आपका वो फुटबॉल से संबंधित है। डूरंट कप एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ आर सिचुएटेड एट वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर पेरिस। तो देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ये डेट भी एग्जाम में आता है, तो आपको इसका हेडक्वार्टर बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए या आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो आपको लिंक दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।